नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। नोटबंदी के ऐलान के बाद पूरा भारत लाइन में खड़ा दिखता है, मगर दूसरी तरफ काले धन के कुबेर अपने काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं। देश के कई शहरों से काला धन जब्त किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह काला धन अब नई करेंसी के रूप में सामने आ रहा है। कहीं पकड़ा जा रहा है काले धन का जखीरा। कहीं कैश की किल्लत से परेशान हैं लोग। बैंक के बाहर आम आदमी परेशान है। स्मॉल हॉकर्स हैं, दे डोंट हैव दिस, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। दादर में एक एटीएम में गया था एचडी, उसमें भी कैश नहीं था। बस अभी यहाँ पर आए तो यहाँ पर 2000 के ही नोट मिल रहे हैं। सर्वर डाउन है, किसी का मशीन चल नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है। काले धन को गुलाबी करने का धंधा परवान पर है। शहर शहर बेनकाब हो रहे हैं काले धन के किंग। लॉ फर्म से 13 करोड़ 65 लाख बरामद। चित्रदुर्ग में टॉयलेट में छिपाई गई थी 5 करोड़ 70 लाख की नई करेंसी। पुणे में बीजेपी नेता की कार से 10,50,000 रुपए के नोट बरामद। भरूच में कारोबारी के घर से मिले 18 लाख के नोट। भीलवाड़ा में कार से 7 लाख का कैश बरामद। हासन में 3 लाख रुपए के पुराने नोट जलाए गए। ऐसे ही काले धन के एक कुबेर का पर्दाफाश दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के पॉश इलाके में जब बीती रात छापेमारी शुरू हुई तो नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई। अभी भी जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं कि लॉ फर्म के मालिक ने इतनी दौलत आखिर कहां से और कैसे जुटा ली। उधर लॉ फर्म का मालिक रोहित टंडन फरार हो चुका है। दिल्ली में काले धन के कुबेर का खजाना खुला तो देखने वाले दंग रह गए। 100 के नोटों के बंडल, 500 के पुराने नोटों की गड्डियां, 1000 के नोट, 2000 के नए नोट। आलीशान कोठी के अंदर यह अलमारी कड़कदार नोटों से भरी पड़ी है। ऐसे गुलाबी नोटों की गड्डियां जिन्हें पाने के लिए हिंदुस्तान कतार में खड़ा है। ऐसे 100 की गड्डियां जिन्हें देखकर हैरानी से आंखें फटी की फटी रह जाएं।
इतने नोट की गिनती करने में भी घंटों बीत जाएं। और घंटों की गिनती के बाद जब आंकड़ा पूछा जाए तो मालूम चले कि ये कुल 13 करोड़ से ज्यादा का काला धन है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश वन में जब छापा पड़ा तो करोड़ों के ये नोट भर भरा कर निकलने लगे। लॉ फर्म T&T का दफ्तर, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली। काले धन की ये खेप इसी लॉ फर्म से बरामद हुई है। और गौर कीजिए इस आंकड़े पर। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान 100 के नोट 3 करोड़, 50 और 500 के नोट 90 लाख रुपए, 1000 के पुराने नोट 7 करोड़, 2000 के नए नोट 2 करोड़ 61 लाख। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और आयकर विभाग की टीम ने शनिवार की रात करीब 9 बजे ये छापेमारी शुरू की। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, टंडन एंड टंडन लॉ फर्म के काले खजाने की असलियत सामने आती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को एक दफ्तर पर रेड की और यहां से तकरीबन 10 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 का R89 का ये वो दफ्तर है जहां पर भारी मात्रा में नकदी हो सकती है। और इसके बाद शनिवार की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास क्राइम ब्रांच ने इस दफ्तर पर छापा मारा। ये एक लॉ फर्म है, T&T लॉ फर्म के नाम से ये दफ्तर है, जो एक रोहित टंडन का दफ्तर बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने जब इस दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर जांच की तो यहां पर अलमारी और बैग में रखे हुए लगभग 10 करोड़ रुपए की नकदी क्राइम ब्रांच को मिली। अलमारी के ऊपरी हिस्से से लेकर आखिरी हिस्से तह तक सजाई गई थी नोटों की गड्डियां। जब अलमारी भर गई तो बैग में नोट भरे गए। गिन गिन कर बंडल बनाकर सारे बैग भर दिए गए। अलमारी और बैग भर गए तो नोटों को प्लास्टिक के थैलों में ही समेट दिया गया। टोटल करीब 13.5 के आसपास की संख्या है। जो प्रेमिसेस थे वो T&T लॉ फर्म के थे और जो अभी तक पता चला है उनका ओनर जो है रोहित टंडन, वो अंडरग्राउंड है। बाद में टीम्स ने उनके रेजिडेंस छतरपुर पे भी चेक किया था तो वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, इसलिए उनका इंट्रोगेशन अभी नहीं हो पाया है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उससे पहले काले धन वालों को सरकार ने खुद ब खुद अपनी संपत्ति घोषित करने और उसे कुछ शर्तों के साथ सफेद करने का मौका दिया, मगर बावजूद इसके काले धन के कुबेर काले धन को गुलाबी करने में जुट गए। आज फिर पीएम ने काले धन के ऐसे ही कुबेरों पर हमला बोला। तो ये तो सीधी सी बात है, जो पुराने नोट हैं ये तो पुराने से एक्यूमुलेटेड थे। अच्छा, जो 100 और जो नए वाले हैं वो इनमें से कुछ जो कन्वर्ट हो चुके थे वो थे। अच्छा। तो हो सकता है इन्होंने इस दौरान काफी कुछ ठिकाने भी लगाया हो। ये तो एक जिस दिन से ये 9 नवंबर की बात है तब से ये लोग लगे ही हुए हैं अपने किसी न किसी तरह से उसको कन्वर्ट कराने के लिए या उसको कहीं ठिकाने लगाने के लिए। तो उसमें से एक खेप आप समझ सकते हैं। 13 करोड़ 65 लाख की ये खेप टंडन एंड टंडन लॉ फर्म के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 स्थित इस आलीशान इमारत से बरामद हुई। टंडन एंड टंडन यानी वकील रोहित टंडन और उनके बेटे वरुण टंडन। रोहित और वरुण टंडन के दूसरे ठिकानों पर भी जांच टीमों ने छापेमारी की है। खबर है कि दिल्ली के द्वारका के घर, मंडी हाउस के करीब फिरोज शाह कोटला रोड स्थित घर और छतरपुर के फार्म हाउस पर छापेमारी हुई। हालांकि अभी तक कुल बरामदगी की जांच जारी है। पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। जिस रोहित टंडन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है वो अपनी शानो शौकत भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। पौष इलाकों में कई महंगी प्रॉपर्टी रोहित के नाम बताई जाती है और राजनीति में भी रोहित टंडन की गहरी पैठ बताई जा रही है। काले धन के जिस कुबेर की चर्चा हम कर रहे हैं और दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीम जिसके दफ्तर में मिले खजाने को खंगाल रही है, उस दफ्तर के मालिक का नाम है रोहित टंडन। इसकी पहचान दिल्ली के एक बड़े वकील की है।
अब तक आपने देखा कि रोहित टंडन के ग्रेटर कैलाश वाले दफ्तर से 13 करोड़ 65 लाख की रकम बरामद हुई है। ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लॉ फर्म TNT के मालिक रोहित टंडन ने खुद आयकर विभाग के सामने 125 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की थी। ये सब कुछ जब से हुआ तब से वो आयकर विभाग की नजर में चढ़ गए थे। ये इस पे कुछ दिनों से काम कर रहे थे कि बड़ा कैश रखा हुआ है ब्लैक मनी का, और ये जो फर्म या जो इनके ओनर हैं उन्होंने उनके ऊपर 2 महीने पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी, जिसमें के बाद इन्होंने करीब 125 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम का इन्होंने डिस्क्लोजर किया था, जो प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड थे। करीब 2 महीने पहले की बात है। तो उसके बाद से ही इन पे सर्विलेंस था, और ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 2.60 करोड़ 2000 के नोट्स हैं, उसकी अभी इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उनका सोर्स क्या है। रोहित टंडन बतौर लॉबिस्ट और कंसल्टेंट भी जाने जाते हैं। सियासत में भी इनकी गहरी पैठ है, और वो भी खासकर पंजाब की राजनीति में। शनिवार की छापेमारी में बरामद नोटों का कोई सियासी कनेक्शन है या नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस टीम, आयकर विभाग और ईडी की टीम हर एंगल से जांच में जुटी है। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 R89, जहां पर TNT फर्म थी, यानी रोहित टंडन जो है उसके मालिक थे। इससे पहले बताते हैं कि तकरीबन 20 दिन पहले भी IT ने छापा मारा था, और तब 1 करोड़ रुपए जो है वो बरामद हुए थे। इससे पहले अक्टूबर में बताते हैं कि यहाँ पर जो है इन्होंने अघोषित आय जो अपनी डिक्लेयर की थी 125 करोड़ की। लॉबिस्ट हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है, लॉ फर्म चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं रोहित टंडन। तमाम जो है उनके बिजनेसेस हैं, प्लस वो खुद सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी रह चुके हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर कई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लॉबिस्ट हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी यहाँ सामने आ रहे हैं कि यहाँ लोग आते थे, विजिट करते थे। आप देख सकते हैं इस घर पर तमाम कैमरेज लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे लेफ्ट साइड पर एक कैमरा है, यहाँ पर दूसरा कैमरा है, यहाँ पर तीसरा कैमरा है, 4 कैमरे तो मुझे नजर आ रहे हैं। अंदर भी ऐसा बोल रहे हैं IT डिपार्टमेंट के अधिकारी, क्राइम ब्रांच की तमाम कैमरेज हैं। एक ही गतिविधि कैद होती थी, ताकि किसी तरह की कोई जो है भनक, अगर किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे, अगर कोई शख्स यहाँ अंदर घुस रहा है तो उसकी पूरी मूवमेंट की जानकारी रखते थे रोहित टंडन। पुलिस रोहित टंडन से भी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वकालत के दांव पेच में माहिर खिलाड़ी रोहित टंडन ने ZEUS नाम की एक लॉ फर्म खोली थी। टंडन इसकी चेन दुबई और चंडीगढ़ में भी खोलना चाहते थे। इसके बाद साल 2014 में टंडन एंड टंडन लॉ फर्म खोली। ये फर्म होटल, कॉरपोरेट्स, रियल एस्टेट के कानूनी मामलों को डील करती थी। हमेशा शानो शौकत की जिंदगी जीने वाले टंडन ने 2014 में जोरबाग जैसे पॉश इलाके में 100 करोड़ की एक बड़ी इमारत की डील की थी। जानकारी के मुताबिक वो बिल्डिंग करीब 12,000 वर्ग फीट में बनी थी। बहरहाल ग्रेटर कैलाश में छापेमारी का सच सामने आ चुका है। अब जांच अधिकारी तमाम कड़ियों को जोड़कर इस बेहिसाब कमाई और खजाने की असलियत की जांच में जुट गए हैं। दरअसल रोहित टंडन पंजाब के रहने वाले हैं। 2005 में उन्होंने ज्यूस लॉ एसोसिएट नाम की एक फर्म स्थापित की थी। इसके बाद 2014 में उन्होंने TNT यानी टंडन एंड टंडन फर्म स्थापित की, जिसका ऑफिस ग्रेटर कैलाश के उसी जगह पर था जहां पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और IT ने रेड मारकर तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए बरामद किए। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इस मनी का सोर्स क्या था। साथ साथ IT डिपार्टमेंट और ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है। कैमरा स्वतंत्र और पुनीत के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। नोटबंदी के ऐलान के बाद 33 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी भी देश के लोग कैश के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी दौरान अलग अलग शहरों से लाखों करोड़ों रुपए के नोट जब्त हो रहे हैं, और नोट जब्ती का यह सिलसिला जिस तरह से लगातार जारी है, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि नोटबंदी के बाद काले धन के कुबेर बेहद परेशान हैं, और अपने काले धन को गुलाबी कर देने का उनका सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इतने नोट जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप।
70 लाख की नई करेंसी। दो 2000 के नोटों के बंडल, बाथरूम में छिपाया गया था काला धन। ये तस्वीरें देखकर कोई भी सन रह जाए। सोचिए, 2000 का एक नोट निकालने के लिए एक आम आदमी को घंटों तक लाइन में लगना होता है। नोट मिलेगा भी या नहीं, ये पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। मगर यहां देखिए, 2000 के नोटों की गड्डियां ही गड्डियां। इतनी सारी नई करेंसी यहां कैसे आई? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल जांच का विषय है। मगर इस नई करेंसी को किस तरह से पर्दे में छिपा कर रखा गया था, वो देखेंगे तो कहेंगे कि कहानी टोटल फिल्मी है। सिलसिलेवार ढंग से तस्वीरें देखिए। चित्रदुर्ग जिले के छोटे से शहर चल्लाकेरे के हवाला कारोबारी के घर का बाथरूम है ये। देखिए, इस बाथरूम की दीवारों के पीछे पूरी की पूरी चेस्ट बना दी गई थी। स्टील की ऐसी तिजोरी बनाई गई थी कि लोगों को दीवार तो दिखे मगर उसके भीतर बनी तिजोरी छिपी रहे। मगर इनकम टैक्स विभाग को भनक लगी और दीवार को दरकाया गया तो खुद इनकम टैक्स विभाग के लोगों के कान खड़े हो गए। $5 करोड़ 70 लाख के नए नोट मिले। 100 और 20 के नोटों के रूप में 90 लाख रुपए, 28 किलो वजन का सोने का बिस्किट, 4 किलो वजन के सोने के गहने। ये वो काला धन है जो पकड़ में आ गया। मतलब साफ है कि नोटबंदी के ऐलान के बाद काले धन के कुबेरों के खेमे में खलबली मची हुई है। बहुत तेजी से काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है। मगर जितनी तेजी से भ्रष्टाचारी अपने खेल को अंजाम दे रहे हैं, उतनी ही तेजी से इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी को अंजाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां नई करेंसी का जखीरा बरामद हो रहा है। सवाल यह है कि नोट आ कहां से रहे? काले धन के सौदागरों के कितने साथी हैं जिनकी मदद से काला धन गुलाबी नोटों की शक्ल में तब्दील हो रहा है? आज तक ब्यूरो। जिस हिसाब से अलग अलग शहरों में काला धन सामने आ रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नोटबंदी का जोरदार असर हुआ है और तभी तो काले धन के खिलाड़ी बेहद परेशान हैं और उनका काला धन खुलकर अब सामने आने लगा है, पकड़ा जाने लगा है। पहली नजर में आपको यह सुलगता हुआ अलाव नजर आएगा, मगर ध्यान से देखेंगे तो चौंक पड़ेंगे। जी हां, ये कोई कूड़ा करकट नहीं बल्कि 500 के नोट जल रहे हैं। इन नोटों की संख्या कितनी थी और किसने इन्हें जलाया, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। मगर बेंगलोर के हासन में जलाए गए इन नोटों से एक बात तो साफ है कि काले धन के खिलाड़ियों में खौफ जबरदस्त है। हासन में तो काले धन वालों ने नोट जला दिए, मगर गुजरात के भरूच में 18 लाख की रकम मिली तो पुलिस के कान खड़े हो गए। भरूच के नीलकंठ नगर के रहने वाले फाइनेंस व्यवसाय से जुड़े अंकित मोदी नाम के शख्स के पास ये काला धन मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस काले धन में भारी मात्रा में नई करेंसी मिली है। इसी एसयूवी कार में 10,50,000 रुपए की करेंसी बरामद हुई है। तस्वीरें पुणे की हैं। बताया जा रहा है कि यह कार पुणे के स्थानीय बीजेपी नेता की है। 10,50,000 रुपए के काले धन को सफेद करने की कोशिश थी, मगर यह कोशिश सफल होती इससे पहले ही सतर्क पुलिस ने धर दबोचा। ये भीलवाड़ा के आसिन थाने की तस्वीरें हैं। आसिन थाना इंचार्ज को खबर मिली थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में लाखों रुपए की करेंसी कहीं पहुंचाई जाने वाली है। पुलिस ने वक्त रहते छापेमारी की कार्रवाई की और पुलिस को कार से 7,20,000 रुपए के नोट बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर 7 लाख की नई करेंसी उन्हें मिली कैसे।
ऐसी सूचना मिली थी सबको कि यहाँ पे कोई नए नोट लाते हैं और उसके बदले ज़्यादा पुराने नोट ले जाते हैं। ऐसा गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने श्रीमान डीवाईएसपी साहब नानूराम जी को निर्देश दिए। नानूराम जी ने बाबूलाल जी थंडार जी के निर्देशन में टीम का गठन किया और जाल बिछाया। इस पर गुलाबपुरा से अशोक सिंधी और हुडा का बाबूलाल, क्या नाम है तेरा, बबलू तेली, ये आए और इनके कब्जे से हमने स्विफ्ट डिजायर में 7,20,000 रुपये जब्त किए। और अब ये नोट कहाँ से लाए, कहाँ ले जाने थे, इसके बारे में जांच की जाकर खुलासा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में नई करेंसी आखिर इन भ्रष्टाचारियों तक पहुंच कैसे रही? इतनी भारी तादाद में ये नोट पा कैसे रहे? पुणे के पंकज खेलकर और भरूच से दिग्विजय पाठक के साथ प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। क्या हमारा देश कैशलेस हो रहा है? क्या नकदी के बिना आम आदमी की जिंदगी एक भी दिन मुमकिन है? सरकार बहुत सारे दावे कर रही है। प्रधानमंत्री के भाषणों में, मंत्रियों के भाषणों में, सरकारी इश्तिहारों में कैशलेस इंडिया का डंका पीटा जा रहा है। हमने इस दावे की पड़ताल की। हमारे संवाददाता आशुतोष जेब में 200 रुपए और तमाम तरह के ट्रांजैक्शन कार्ड्स लेकर अपने घर से निकले और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन से आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो क्या पाया आशुतोष ने, देखिए। सुबह तक खड़ा हुआ 3:50 से अभी तक कोई कैश नहीं आया है। बैंकों में जाओ, बैंकों की लाइनों में लगो, जब नंबर आने का टाइम होता है कैश खत्म हो जाता है। एटीएम है लेकिन निकाल नहीं पा रहे, कहीं पैसा ही नहीं है। अब कहाँ जाए, अभी क्या होगा, कौन से एटीएम में जाए? कैश करेंसी आपका 5-7 दिनों में समाप्त हो जाएगी। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। आपके पाई पर आपका हक है। देश का उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। सरकार कहती है कि कैशलेस हो जाइए, वैसे ही बैंक और एटीएम आजकल कैशलेस हैं। पैसे हैं नहीं, सरकार कहती है डिजिटल पेमेंट मोड यूज कीजिए। तो एक आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर करता है? इस कैशलेस के मोड में जो सरकार कहती है वो कितना प्रैक्टिकल है, उसी का एक अनुमान लगाने के लिए मैं भी आज अपने घर से निकला हूं। जैसे एक आम आदमी अपने घर से निकलता है और रोज की जरूरतों को पूरी करने के लिए अगर उसके पास पैसे ना हो तो ई ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट मोड उसके लिए कितने कारगर हैं, वो रियलिटी चेक करेंगे। आज तक की पड़ताल का पहला पड़ाव मोहल्ले में मदर डेयरी का वो मिल्क बूथ था जहां से रोजमर्रा की बेहद जरूरी चीज यानी दूध मिलता है। 2000 का नोट है, दूध दे देंगे 1 लीटर? हाँ जी बिल्कुल दे देंगे। छुट्टा है आपके पास? छुट्टा है जी। अच्छा, सरकार ने कहा है कि अगर पैसे नहीं है तो आप पेटीएम और इन तमाम सब का इस्तेमाल कीजिए, तो आप पेटीएम से लेंगे? हाँ जी, पेटीएम यूज करते हैं। पड़ोस में ही किराने की वो दुकान भी है जहां से खाने पीने और जरूरत की तमाम दूसरी चीजें मिलती हैं। हमारे संवाददाता ने किराना स्टोर के मालिक से ये जानने की कोशिश की कि क्या नकदी के बिना भी खरीदार को सामान मिल सकता है। मैं आपके अकाउंट में 8 रुपए ट्रांसफर कर सकता हूँ आपके ब्रेड के। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेटीएम में कर दो, पेटीएम मेरे पास चालू है। हम आगे बढ़े, बस स्टॉप के लिए रिक्शा लिया और कैशलेस हिंदुस्तान के रिक्शे वाले से उसका हाल पूछा। इन लोगों की रोजी रोटी पर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा 10 रुपए 20 रुपए की सवारी उठाते हैं, तो इनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ा। ये नासिर, कितना असर पड़ा आपके काम पे? ये हमारे बहुत असर पड़ा है सर। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, पब्लिक के पास पैसे नहीं तो हमारे रिक्शे पर बैठेंगे सर। अच्छा, पेटीएम से ले लिए। पेटीएम तो सुना होगा आपने? पेटीएम भी नहीं सुना हूँ सर अभी तक। ये भी एक तबका है और ये भारत का सच है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो इनको आप कैसे देंगे? ये क्या खाएंगे? ये दिहाड़ी मजदूर है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। थोड़ी देर बाद हम दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बस में थे। ये सरकारी बस एजेंसी है, लेकिन डिजिटल पेमेंट की परंपरा यहाँ शुरू नहीं हुई है। जेब में नकदी है तो आपका स्वागत है, वरना कोई और रास्ता तलाश लीजिए। अब आगे गंतव्य पे जाने के लिए मुझे बस लेना पड़ सकता है या मेट्रो। ऐसे में जब आप बस की सवारी करेंगे तब कैशलेस होना और साथ में कैश होना वो कितना अहम होता है, उसका एक रियलिटी टेस्ट करते हैं। झील जाना भैया, कितने की टिकट है? 15 रुपए की। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको चेक दे दूं? चेक लेंगे आप? चेक लेंगे भाई। पेटीएम ले लीजिए। पेटीएम का सुविधा ही नहीं है इसमें।
पेटीएम की सुविधा नहीं है। अच्छा, मैं आपको यूपीआई से दे दूं, अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं डीटीसी के? कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई साहब। एक टिकट आप मुझे दे दीजिए, मेरे पास 100 रुपए है। 15 रुपए का जी। और भी लोग आते हैं, वो भी ऐसा कहते हैं, अभी 2000 के नोट या बाकी नोट लेकर के आते हैं। हाँ, लेके आते हैं भाई साहब, मगर खुले नहीं होते इतने। 2000 के कहाँ से खुले लाएंगे? अच्छा, अगर ये सब बंद हो जाए, आप कार्ड पेमेंट क्यों नहीं लेना शुरू कर सकते? अगर कैश बंद हो जाएगा, कैशलेस इकोनॉमी कह रही है सरकार, तो आप भी डिजिटल पेमेंट क्यों नहीं लेते? वो तो डीटीसी लेगी भाई, हमारे यहाँ सुविधा तो नहीं है ना। मतलब अभी तक सुविधाएं नहीं दी गई हैं। आप लोग कैसे पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे? कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, बस वाले को कैसे दिया? बस वाले को कैश दे रहे हैं। बाकी जगहों पर दूध लेने जाते हैं, घर का सामान लेने जाते हैं। वैसे तो कार्ड है मेरे पास, तो मेरी तो बिग बाजार वगैरह से हम शॉपिंग कर लेते हैं। अभी सुविधा दी है, लेकिन इससे पहले जो है कुछ भी नहीं था, और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन ये है कि सिर्फ उधार लेकर ही काम चल रहा है। दोपहर का सूरज चढ़ रहा था, लंच का वक्त हो रहा था। आज तक संवाददाता बस से उतरकर साउथ इंडियन डिश की एक दुकान पर गए। एक इडली खिला दीजिए मुझे, 1 प्लेट इडली लगा दीजिए। कितने का है? 1 प्लेट इडली 40 रुपए। 40 रुपए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। मेरे पास पेमेंट मोड है, मैं आपको चेक दे सकता हूँ 40 रुपए का। नहीं, चेक नहीं चलता। चेक नहीं लेंगे। अच्छा, पेटीएम ले लीजिए। पेटीएम भी अभी है नहीं हमारे पास, पेटीएम भी अवेलेबल नहीं है। डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, डिजिटल पेमेंट भी कर रहे हैं, जहाँ हो सकती है वहाँ कर रहे हैं डिजिटल। कहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मॉल्स हैं, मेगा स्टोर्स है, वहाँ यूज कर रहे हैं हम कार्ड्स। पेटीएम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, पेटीएम यूज। रास्ते में कनॉट प्लेस आया तो हमने एटीएम से नकदी निकालने की भी कोशिश की, क्या पता किस्मत से कैश मिल जाए। एक लंबी मेहनत के बाद, कई सारे एटीएम का चक्कर काटने के बाद मैं भी वो खुशनसीब लोगों में से एक हूँ। ये 2500 रुपये मिल गए हैं। 500 का एक नोट है, 2000 का नोट है। अब ये नहीं कहूँगा कि इस 2000 नोट की अपनी समस्याएं हैं, लोग भी बता देते हैं कि भाई इसका छुट्टा नहीं मिलता। 500 रुपये फिर भी चल जाएंगे। घर वापसी का वक्त हो रहा था। हमारे संवाददाता ने घर जाने के लिए ऑटो की तलाश शुरू की। तमाम आपको लोग यात्री मिलते होंगे जिनको आप उनके गंतव्यों तक पहुँचाते होंगे, तो वो पैसे कैसे देते हैं आपको? कैश देते हैं, चेक दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? सर कैश देते हैं, वो जो मीटर के पैसे बनते हैं वो कैश देते हैं। और अगर कैश किसी के पास नहीं हो तब क्या होगा? अब सर नहीं होता है, जो होते हैं जो बनता है वही देते हैं, और उसके बाद से लड़ाई तो नहीं करेंगे कि हमारे पैसे दो। अच्छा, ये जो नोटबंदी हुई है, 32 दिन लगभग बीत चुका है, तो इन 32 दिनों में आपके कामकाज पर भी असर हुआ है इसका? काम धाम तो सर बहुत का असर हुआ है। पब्लिक घर से निकल नहीं रहे, कह रहे हैं कि बोलो पैसे है नहीं कि अब कहाँ जाए मार्केटिंग करे ऐसे घूमने के लिए। घर पहुंचने से पहले हम सब्जियों के एक दुकानदार के पास पहुंचे और इस सवाल का जवाब जानना चाहा कि चंद किलो सब्जियों की खरीद डिजिटल पेमेंट से कैसे हो सकती है। सब्जी के रेट पहले से कम हुए हैं, ज्यादा हैं? पहले से कम हुए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मंडी में इतना माल आ रहा है कि कोई खरीदने वाला नहीं है पैसे के कारण। लगभग कितना हुआ इसके लिए छोटू? 70 रुपये सर। और ये 70 रुपये मेरे पास कैश नहीं है। कैश नहीं है सर, तो हम क्या कर सकते हैं सर? नहीं, आप चेक ले लीजिए। मैं आपको चेक दे देता हूँ। सर चेक के लिए लाइन में लगना पड़ेगा फिर बैंक में। पेटीएम ले लीजिए, पेटीएम से दे देता हूँ। हाँ सर ठीक है। दिन भर की अपनी यात्रा एक आम आदमी कैसे खत्म करता है जब वो सुबह अपने घर से निकलता है और शाम अपने घर तक पहुंचता है। कैश वाली व्यवस्था है, सरकार कैशलेस व्यवस्था करना चाहती है, और इस बीच जो आम आदमी की कितनी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो खर्चों को लेकर के हो, पैसा निकालने के लिए लेकर के हो, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। एक आम आदमी की जिंदगी की एक विशेष रिपोर्ट पर कैमरामैन वाहिद के साथ मैं आशुतोष, दिल्ली आज तक। खबरदार में अब हम मुंबई में हुए हेलीकॉप्टर हादसे का विश्लेषण करेंगे। मुंबई दर्शन के लिए उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर आज रहस्यमय अंदाज में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में पायलट की जान चली गई, 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, वो घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? निकालो ना, टुकड़ों में तब्दील हो चुके ये उस हेलीकॉप्टर का मलबा है जिसने उड़ान तो भरी थी मुंबई की इस जमीनी खूबसूरती को आसमान से कैद करने, लेकिन उसका अंत इन भयानक तस्वीरों। पानी नहीं, मट्टी पे। इस हेलीकॉप्टर ने जुहू से टेक ऑफ किया था। इसे सफर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस पायलट पर थी, उसके पास 30 साल का लंबा तजुर्बा था। टेक ऑफ तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जुहू से उड़ान भरने के बाद गोरेगांव इलाके के आरे कॉलोनी के ऊपर आसमान में ना जाने ऐसा क्या हुआ
कि हेलीकॉप्टर हवा में कलाबाजी खाता हुआ आरके कॉलोनी के जंगल में आ गिरा। क्रैश के बाद धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर गया। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आरके कॉलोनी के जंगल में, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं कि ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यहाँ पे टोटल इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे और उनमें से एक महिला भी दिखाई जा रही है। उन सबको अभी एक हॉस्पिटल में लेके जाके उनका इलाज चल रहा है। वो सभी आईसीयू में एडमिट है सीरियस कंडीशन में। ये 12:15 का ये इंसिडेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद है। यहाँ पे आग जो लगी थी वो बुझा दी गई है। पायलट ने पवई के पास इमरजेंसी हालत के बारे में जानकारी दी। हादसा जिस इलाके में हुआ वो जंगल का इलाका है। ये माना जा रहा है कि पायलट ने यहाँ हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंड करवाने की कोशिश की होगी। कई गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाने की चुनौती है और तभी साफ हो पाएगा कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। ये जुहू से निकलकर जुहू जा रहा था हेलीकॉप्टर, उसमें 4 पैसेंजर सवार थे। तो जो दोनों पैसेंजर थे वो बॉम्बे के थे कि बाहर से घूमने थे? अभी बाकी इंक्वायरी में सब पता चलेगा, दोनों बाहर के थे। सेम सुबह, लेकिन बाकी इन्वेस्टिगेशन में बाकी चीजें कंफर्म हो जाएगी। इस दर्दनाक हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट प्रफुल्ल मिश्रा की मौत हो गई है, जबकि 3 दूसरे लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हेलीकॉप्टर में पायलट और क्रू मेंबर के अलावा 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने जॉय राइड के लिए 15,000 में ऑनलाइन बुकिंग की थी। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर प्राइवेट कंपनी अमन एविएशन का था। रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर कंपनी ने 1992 में R44 हेलीकॉप्टर बनाया। ये 4 सीट वाला हल्का हेलीकॉप्टर है। पहले यह हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड के साथ जुड़ा था, जिसने बाद में इसे अमन एविएशन को बेच दिया। कंपनी ने रिपेयरिंग के बाद इसका इस्तेमाल जॉय राइड के लिए शुरू कर दिया था। इस हादसे में एक अनुभवी पायलट को देश ने हमेशा के लिए खो दिया है। 3 मौत से जंग लड़ रहे हैं। जाहिर है कई सवाल अपना जवाब मांग रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर खराब था तो उड़ान की इजाजत कैसे मिली? क्या उड़ान के नियमों की अनदेखी हुई? 24 साल पुराने हेलीकॉप्टर का जॉय राइड में इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या हेलीकॉप्टर की नियमित जांच की गई थी? कड़वा सच ये भी है कि हिंदुस्तान में सब चलता है। इसी मूल मंत्र पर अनमोल जिंदगी की कीमत शून्य हो जाती है। आशंका है कि मुंबई हादसे में ऐसा ही हुआ हो। मुस्तफा शेख, मयूरेश गणपति और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कश्मीर के गुलमर्ग में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी से कश्मीर के डूबते हुए पर्यटन सेक्टर को संजीवनी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बर्फबारी होते ही पर्यटकों ने घाटी की तरफ रुख कर लिया है। सूखे कश्मीर घाटी को बर्फ के सफेद चादर ने उम्मीदों से भर दिया है। आतंकवाद से तिलमिलाते कश्मीर ने मौसम की पहली बर्फबारी पर राहत की सांस ली है। बर्फ नहीं तो कश्मीर में पर्यटक नहीं, पर्यटक नहीं तो कमाई नहीं। दोनों हाथों से यहाँ के कारोबारियों ने इस बर्फबारी का स्वागत किया है। कोई काम, कोई रोजगार, कोई कुछ भी नहीं था हमारे पास। कल से जो ये बर्फबारी हुई है उससे कुछ उम्मीद जागी है? हाँ बिल्कुल, आ रहे हैं टूरिज्म थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। कुछ 10-20 गाड़ियां यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं आज। अब हमें भी उम्मीद लगती है कि जितना स्नोफॉल ज्यादा होगा तो शायद टूरिस्ट दोबारा फिर से बहाल हो जाए, हमारा ये रोजगार भी बहाल हो जाए। हमारी उम्मीद जागी कि इंशाल्लाह जो आने वाला विंटर सीजन है ये अच्छा रहेगा और इससे ज्यादा बर्फबारी हो जाएगी तो इंशाल्लाह विंटर सीजन ठीक रहेगा। 4 महीनों से गुलमर्ग खामोश था, होटलों में सन्नाटा था, बाजारों से रौनक गायब थी। पहली बर्फबारी होते ही सुनेपन का सिलसिला टूटा है। पर्यटकों के काफिले ने गुलमर्ग की तरफ रुख कर लिया है। दरअसल हम इस वक्त गुलमर्ग में हैं। गुलमर्ग बर्फबारी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ इंच बर्फ कल शाम से पड़ी हुई है और जाहिर है लोगों को उम्मीद थी कि इससे ज्यादा ही बर्फबारी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इस बर्फबारी ने यहाँ लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बड़ी राहत दी है। मौसम अचानक चेंज हुआ तो शाम तक ये हो गई बर्फबारी
और रात में भी हमने काफी बर्फ खेली। ठंड अभी है काफी, कल 2 दिन से आए थे तो कुछ भी नहीं था, कल जब बर्फ गिरी है तो काफी मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, स्नोफॉल देखी, फर्स्ट टाइम था। ये तो शुरुआत है, अभी तो 2 या 3 इंच की ही बर्फबारी हुई है। कश्मीर के लोग दुआ कर रहे हैं जोरदार बर्फबारी की, इतनी कि आतंकवाद की भट्टी हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाए। अमन के लिए कश्मीर में कारोबार का फलना फूलना जरूरी है, इस लिहाज से ये बर्फबारी ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब जबकि मौसम में भी बदलाव हुआ है, यहाँ पर्यटन से जुड़े लोगों को भी उम्मीद जागी है कि शायद बर्फबारी के साथ कश्मीर में अब पर्यटन भी रुख करना शुरू कर लेंगे। दरअसल अगर देखें तो गुलमर्ग में अधिकतर लोगों का जो आमदनी का जरिया है वो पर्यटन से ही जुड़ा हुआ है, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए, और वहीं प्रार्थना भी करते हैं कि बर्फबारी खूब हो ताकि वो पर्यटकों को यहाँ पर लुभा पाए। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, गुलमर्ग, आज तक। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्वेता सिंह के साथ देखिए बस सबसे कुछ ही देर में। देखते रहिए आज तक।